हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू मिस्टिकल केमिस्ट्री। आज हम लोग आ चुके हैं भाई इक्विलिब्रियम के थर्ड लेक्चर पे। केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं और थर्ड लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कुछ प्रॉपर्टीज को, कुछ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं जिससे नीट और जेई में भी काफी सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। उन्हीं में से एक प्रॉपर्टी होती है वेंट होफ इक्वेशन। तो ये सब प्रॉपर्टीज हम लोग करने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग प्रीवियस ईयर्स के ट्राई करने वाले हैं इसी लेक्चर में। आप कर दो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और हम करते हैं भाई आज का लेक्चर स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ना थोड़ी सी मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है और किसी भी रिएक्शन के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं। भाई देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता था वो होता था प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और जो भी रिएक्टेंट्स के या फिर प्रोडक्ट के स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते थे उन्हें हम लोग लिख देते थे कंसंट्रेशन की पावर में। मान लो हमारे पास कुछ ऐसी रिएक्शन है, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग कैसे लिखेंगे। देखो भाई, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट है हमारे पास C, और सी का जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो है भाई 3। 3 चला जाएगा सी की कंसंट्रेशन की पावर में। सिमिलरली एक और प्रोडक्ट है डी, डी की कंसंट्रेशन और इसका जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, वो चला जाएगा इसकी पावर में। तो ये हमारे पास क्या हो गई भाई, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास आ गई। आगे हमको चाहिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट है हमारे पास एक तो ए का जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो है हाफ, तो हाफ चला जाएगा ए की पावर में। और नेक्स्ट रिएक्टेंट हमारे पास है बी, बी का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, तो 2 चला जाएगा इसकी पावर में। तो इस तरह से किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग लिखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात हमने की थी भाई, एक स्पेसिफिक रेट होता है जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, और एक स्पेसिफिक रेट होता है जिससे प्रोडक्ट हमारे रिएक्टेंट बना रहे हैं। उन रेट्स को अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे भाई। देखो, मान लो हमें लिखना है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के, मतलब ए की पावर हाफ और बी का स्क्वायर। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिस स्पीड से ये रिएक्शन जाएगी, जिस रेट से ये रिएक्शन जाएगी, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इनकी कंसंट्रेशंस के प्रोपोर्शनल होगा। और जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम लोग हटाते हैं तब यहां पर आता है एक कांस्टेंट के एफ। ये के एफ क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। के एफ होता है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। सिमिलरली एक रेट ऐसा भी होता है जिससे रिएक्शन में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते हैं, मतलब कि राइट से लेफ्ट वाली रिएक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं भाई रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यहां पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, टी का क्यूब और डी का स्क्वायर। इसके प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहां पर जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम लोग हटाएंगे तो यहां पर भी एक कांस्टेंट आएगा, वो होगा रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। इसको हम लोग बोल सकते हैं के बी। तो यहां पर ये वो रेट है जिससे, ये वो स्पीड है जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, और नीचे वाला जो है ये वो रेट है, ये वो स्पीड है जिससे प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे हैं। इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है भाई, दोनों रेट बराबर हो जाते हैं। जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी स्पीड से प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट भी बनाने लग जाते हैं। इन दोनों को जब हम लोग इक्वेट कर देंगे, वहां से के एफ डिवाइड बाई के बी किसके बराबर आएगा भाई, इसके बराबर आएगा। तो के एफ डिवाइडेड बाई के बी जो होगा वो इसी के बराबर आएगा। और रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, इनके रेशियो को ही बोला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें लास्ट के लेक्चर्स से मिल चुकी है। अब आज के दिन हम लोग क्या करेंगे भाई, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ना कुछ एक प्रॉपर्टीज करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग समझ गए ना,
तो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग बिल्कुल छोटी-छोटी शॉर्ट ट्रिक से सोल्व कर देंगे। ठीक है भाई? आगे चलते हैं भाई। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहली है वेंट होफ इक्वेशन। ये इक्वेशन किस बारे में है? देखो भाई, यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। मान लो एक रिएक्शन में ना इक्विलिब्रियम कुछ इस तरह से एस्टेब्लिश हो रहा था। रिएक्टेंट था हमारे पास ए, जो कि इक्विलिब्रियम में था प्रोडक्ट बी के साथ में। अब यहां पर इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है भाई? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, हम लोग समझ गए थे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जाननी जरूरी है भाई। इक्विलिब्रियम जब आता है तो कंसंट्रेशंस किस तरीके से चेंज करती हैं? देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो बेसिकली कंसंट्रेशंस का ही रेशियो होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस। अब मान लो स्टार्टिंग में हमारे पास ए के मोल्स थे भाई 10। स्टार्टिंग में 10 मोल थे, यहां पर इक्विलिब्रियम नहीं था, रिएक्शन थोड़ी सी हुई, और जब ऐसी कंडीशन आई जब ए के 5 मोल बी के 5 मोल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, मतलब ए के 10 मोल थे, 10 में से 5 कन्वर्ट हो गए बी के अंदर, ए के भी 5 बने, बी के भी 5 बने, तो ऐसी सिचुएशन पर मान लो कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। अब अगर एक मोल बी का ए में कन्वर्ट होगा तो बी के 4 हो जाएंगे, लेकिन उसी टाइम पे ए का भी एक मोल बी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक तालमेल बैठ जाएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में। ऐसे जो है कंसंट्रेशंस दोनों की कांस्टेंट हो जाएंगी, ऐसे इक्विलिब्रियम आता है। ये कंडीशन कब है भाई? जब हमने ए के मोल स्टार्टिंग में 10 लिए थे। मान लो कि हम लोग ए के 20 मोल ले लेते स्टार्टिंग में, ए के 20 मोल ले लिए, तब इक्विलिब्रियम कब आता? तब इक्विलिब्रियम उस कंडीशन में आता जब ए के पास 10 मोल बचते और बचे हुए 10 मोल जो है ए के वो बी के अंदर कन्वर्ट हो चुके होते। जब ये कंडीशन हो जाती, 10-10 मोल दोनों के हो जाते, तब इक्विलिब्रियम आता। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशंस इफेक्ट होती हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है देखने वाली? इक्विलिब्रियम जब आएगा ना, तब हो सकता है बी की कंसंट्रेशन अलग हो, दोनों केस में अलग अलग है, ए की कंसंट्रेशन भी अलग हो, दोनों केस में अलग अलग है। तो मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो होता है। रेशियो यहां पर चेंज नहीं होता, रेशियो जो है वो कांस्टेंट ही रहता है किसी भी रिएक्शन के लिए। ए की इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम लोग चेंज कर दें, 5 से 10 कर दें, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतना ही रहेगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो रिएक्टेंट्स की या फिर प्रोडक्ट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली उस जगह पर जाके एस्टेब्लिश होगा जहां पर रेशियो पहले जैसा हो जाए। बी की कंसंट्रेशन भले ही बदल गई है, लेकिन जो रेशियो है ना बी की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए की कंसंट्रेशन का, वो यहाँ पर 1 ही है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हर केस में इक्विलिब्रियम वहीं पर एस्टेब्लिश होगा जब कंसंट्रेशन दोनों की बराबर हो जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम 6 और 4 के रेशियो में एग्जिस्ट कर रहा हो, दिस कैन वेरी, ओके। तो यहां पर बेसिकली जरूरी बात क्या है भाई? ए की इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिससे के की वैल्यू को हम लोग वेरी कर सकते हैं। आप लोग इमेजिन करो भाई, हमारे पास क्या है? एक है रिएक्टेंट जो कि है सॉलिड कंडीशन में, वो इक्विलिब्रियम में है बी प्रोडक्ट के साथ जो कि है गैसियस कंडीशन में। एक तरीके से सब्लिमेशन कंसीडर आप लोग कर सकते हो। कोई सब्लाइमेबल मटेरियल है, कोई सॉलिड है जो कि वेपर्स के अंदर डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर भी कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर हमारे कंपाउंड के कितने मोल गैसियस फेज में है डिवाइडेड बाई कितनी कंसंट्रेशन सॉलिड फेज में है, उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे। अब यहां पर एक बात कंसीडर करो, सब्लिमेशन में होता क्या है? कोई सॉलिड हमारे पास होता है जो कि क्या करने लग जाता है भाई? फ्यूम्स बनाने लग जाता है, वेपर्स बनाने लग जाता है। ये सॉलिड था हमारे पास किसी कटोरी में, ये क्या करने लग गया? फ्यूम्स बनाने लग गया। अब यहां पर एक सीधी सी बात है भाई, अगर हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, अगर हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, अच्छा आप लोग यहां पर ये भी कंसीडर करोगे
कि ये जो है एक क्लोज्ड सिस्टम है, मतलब मैटर यहाँ से एस्केप नहीं कर सकता। लेकिन इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा भाई, जिस स्पीड से ये सॉलिड गैस बन रहा है, वो स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, उस स्पीड के बराबर हो जाएगी जिस स्पीड से ये गैस के वेपर्स वापिस से सॉलिड बन रहे हैं। ऐसे एक इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ जाएगा। अब इस कंडीशन में अगर हम लोग हीट दे दें, हीट सप्लाई करने से क्या होगा भाई, हीट सप्लाई करने से यहाँ पर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर रेज होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तब टेम्परेचर बढ़ाने से ये सॉलिड और ज्यादा गैस के वेपर्स में एग्जिस्ट करने लग जाएगा। तो पहले इक्विलिब्रियम के हिसाब से मान लो अगर 5-5 मोल एग्जिस्ट कर रहे थे सॉलिड और गैसियस फॉर्म में, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होगा, गैस फॉर्म में ज्यादा मोल एग्जिस्ट करेंगे। तो एक तरीके से अगर गैस की कंसंट्रेशन बढ़ गई, सॉलिड की कंसंट्रेशन कम हो गई, गैस क्या था बी, सॉलिड क्या था ए, तो एक तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो यहां पर क्या होता है भाई, जब हम लोग टेम्परेचर रेज करते हैं ना, टेम्परेचर रेज करने से किसी एक तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो सकता है। हो सकता है प्रोडक्ट को फेवर करने लग जाए, प्रोडक्ट ज्यादा बनाने लग जाए, रिएक्टेंट कम बचे, तो वहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। हो सकता है कुछ ऐसा हो कि रिएक्टेंट के अंदर गैसियस प्रोडक्ट प्रेजेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ने लग जाए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ने लगेगी टेम्परेचर बढ़ाने से, तो के की वैल्यू कम हो जाएगी। तो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, टेम्परेचर चेंज करने से, रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी वेरी करती है। यहां पर दो फैक्टर हमने पढ़े हैं, एक तो क्या हो, हम लोग रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की किसी की कंसंट्रेशन चेंज कर दें, कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो सकती है। ये हमने पढ़ा है भाई। वेंट होफ इक्वेशन जो बताती है वो टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में बताती है कि टेम्परेचर अगर हम लोग T1 से T2 कर देंगे तो रेट कांस्टेंट भी K1 से, सॉरी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी K1 से K2 हो जाएगा। ये हमें बताती है वेंट होफ इक्वेशन। और अगर T1 है इनिशियल टेम्परेचर, T2 है फाइनल टेम्परेचर, तो उस केस में क्या होगा, रेट कांस्टेंट अगर T1 टेम्परेचर पे K1 था तो T2 टेम्परेचर पे K2 हो जाएगा। ये एक रिलेशन है जो कि टेम्परेचर के चेंज का हमें पता चलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमें बताती है वेंट होफ इक्वेशन। यहाँ पर जो वेरियस वेरिएबल्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं भाई। K2 है फाइनल रेट कांस्टेंट। देखो मान लो हमारे पास पहले T1 टेम्परेचर था, T1 टेम्परेचर के ऊपर क्या था भाई, रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू थी वो थी K1। हमने टेम्परेचर चेंज करके कर दिया T2, T2 टेम्परेचर के ऊपर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल के आया वो हो गया K2। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है भाई, मैं कई बार गलती से इसे रेट कांस्टेंट बोल देता हूँ। T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था K1, T2 टेम्परेचर के ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था K2। तो यहाँ पर ये दो रिलेशन आ गए हमारे पास, T1 T2 के बीच में और K1 K2 के बीच में। अगर आप लोग इस इक्वेशन का डेरिवेशन जानना चाहते हो तो मैं वो भी बता देता हूँ। एक बार मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में बता देता हूँ। डेल्टा एच है इस रिएक्शन के अंदर का इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी क्या होती थी भाई, थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में इस फंक्शन को पढ़ा था। एक मोल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी हीट का चेंज आएगा एक कांस्टेंट प्रेशर पे, वो कहलाता है इंथैल्पी। इंथैल्पी इज बेसिकली हीट चेंज इन द रिएक्शन एट ए कांस्टेंट प्रेशर। एक मोल प्रोडक्ट जब बनता है तब वहां पर कितना हीट चेंज आता है उसे बोला जाता है इंथैल्पी। एक स्पेसिफिक रिएक्शन की स्पेसिफिक इंथैल्पी भी होती है। आर हमारे पास होता है गैस कांस्टेंट। यहां पर मैं लिख देता हूं भाई, डेल्टा एच है हमारे पास इंथैल्पी, आर है गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होती हैं। दो वैल्यू गैस कांस्टेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल में अलग अलग वैल्यू यूज होती है। आर की वो भी लिख लो, आर की एक वैल्यू होती है 8.314। ये वैल्यू तब होती है जब यूनिट्स हमारे पास हो जूल पर केल्विन पर मोल। एक और इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है आर की जो कि कितनी होती है, 0.081। ये वैल्यू कब होती है, जब हमारे पास यूनिट्स हो मोल्स एटमॉस्फेरिक लीटर्स, सॉरी, एटमॉस्फेरिक लीटर्स पर मोल पर केल्विन। जब इस तरीके की यूनिट्स हों तब आर की ये वैल्यू होती है भाई।
जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसके अंदर क्या होते हैं, वॉल्यूम होता है, प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है और नंबर ऑफ मोल होते हैं। तो उस तरीके के न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इस टाइप के न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम हमें ये वाली इक्वेशन पढ़नी होती है। हाउएवर अगर एनर्जी का कहीं पर यूज आ रहा है तब हमें ये वाली इक्वेशन या फिर ये वाली वैल्यू को यूज करना होता है। यूनिट्स के हिसाब से हम लोग आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू यूज करते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं भाई आर की। तो ये थी भाई हमारे पास वेंट होफ इक्वेशन। इसका डेरिवेशन अगर मैं आपको बताऊं, देखो बहुत सिंपल है। ग्रीन पेन से मैं यहाँ पर डेरिवेशन कर रहा हूँ। देखो थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा था भाई, इंथैल्पी, एंट्रोपी और टेम्परेचर, ये तीनों चीजें अपने अपने तरीके से रिएक्शन की फिजिबिलिटी बताती थी। इंथैल्पी से हम लोग कैसे आइडिया लगाते थे, इंथैल्पी अगर नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। एंट्रोपी से हम लोग कैसे अंदाजा लगाते थे रिएक्शन की फिजिबिलिटी का, अगर किसी रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ रही है, प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा एंट्रोपी है, ज्यादा रैंडमनेस है, तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट था भाई, कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि हाईयर टेम्परेचर पे अपने आप हो जाती हैं, लोअर टेम्परेचर पे नहीं होती। तो गिब्स ने क्या किया था, गिब्स ने इन तीनों फंक्शंस को मिला के, इंथैल्पी, एंट्रोपी और टेम्परेचर, इन तीनों फंक्शंस को मिला के एक ऐसा फंक्शन बना दिया था जो कि था डेल्टा जी। ये फंक्शन हमें कलेक्टिवली बता देता था रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में। कैसे, उसने इसी इक्वेशन के अंदर इंथैल्पी को भी डाल दिया, साथ में क्या कर दिया भाई, टेम्परेचर और एंट्रोपी को भी डाल दिया। अच्छा, ये माइनस का टी डेल्टा एस होता था इस तरह से। तो गिब्स ने क्या किया भाई, क्योंकि ये तीनों ही चीजें इंथैल्पी, टेम्परेचर और एंट्रोपी, ये अकेले ये डिसाइड नहीं कर पाती, नहीं बता पाती कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप हो जाएगी या फिर नहीं होगी, इसलिए गिब्स ने तीनों को मिला के इक्वेशन बनाई थी डेल्टा जी। डेल्टा जी हमें क्या बताता है भाई, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी टी टेम्परेचर पे, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, फिजिबल नहीं होगी। और डेल्टा जी जीरो कब होता है, डेल्टा जी जीरो हो जाता है जब रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आ चुका हो, वहां पर जो है डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। अब यहां पर देखो भाई, इसी से हमने हमने ड्राइव करी हुई है वेंट होफ इक्वेशन। डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है भाई, वो होती है, कोई अगर ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर इक्विलिब्रियम आ रहा हो तो वहां पर डेल्टा जी की वैल्यू बराबर होती है माइनस का आर टी एल एन के। एल एन हमारे पास लोगरिदम वाला फंक्शन है, एल एन बेसिकली किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है भाई 2.303 log के, ln इज इक्वल टू 2.303 log के। हाउएवर हम आगे इसका डेरिवेशन करते हैं भाई, यहां से हमें चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, इस इक्वेशन को लिखते हैं फिर से, ln के किसके बराबर है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के, यहां पर माइनस का आर टी है। इस माइनस के आर टी को मान लो हम लोग राइट साइड में ले गए, क्या किया भाई, एक तरीके से हमने दोनों ही तरफ माइनस के आर टी से डिवाइड कर दिया। यहां पर क्या क्या कैंसिल होगा, माइनस आर टी से माइनस आर टी कैंसिल हो जाएगा, यहां पर टेम्परेचर से ये टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या बचा हमारे पास, देखो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह की बन गई, एल एन के जो है वो बराबर हो गया किसके भाई, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एस बाई आर, और ये माइनस चला जाएगा ऊपर तो ये बन जाएगा माइनस का डेल्टा एच डिवाइडेड बाई आर टी की। ये एक इक्वेशन आ गई जिसके अंदर से हम लोग क्या देख सकते हैं भाई, टेम्परेचर का और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक रिलेशन हमने निकाल दिया, टेम्परेचर का और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक रिलेशन हमने निकाल दिया। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे भाई, मान लेंगे T1 टेम्परेचर के ऊपर, पेन चेंज करते हैं भाई, कलर थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या माना, T1 टेम्परेचर के ऊपर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है K1, और T2 टेम्परेचर के ऊपर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है K2। T की जगह जब हम लोग T1 पुट करेंगे, K की जगह K1 कर देंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी। T की जगह जब हम लोग T2 पुट करेंगे, K की जगह वहां पर K2 पुट कर देंगे, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। देखो ln ऑफ K1 बराबर हो गया किसके, डेल्टा एच बाई आर माइनस डेल्टा एच बाई आर T1 के।
यहां पर क्या हुआ, ln ऑफ K2 बराबर हो गया किसके, डेल्टा एच बाई आर माइनस डेल्टा एच बाई आर T2 के। दो इक्वेशन बन गई, नाम दे दो इनको 1 2। क्या करेंगे भाई, 1 में से 2 को माइनस कर दो या फिर 2 में से 1 को माइनस कर दो, आपकी मर्जी है। मान लो मैं कर रहा हूं 2 में से 1 को माइनस, लेफ्ट साइड क्या है, ln K2। पहली इक्वेशन में लेफ्ट साइड क्या है, ln K1, माइनस कर दिया। राइट साइड में जो जो चीजें हैं उनको भी माइनस करो। सेकेंड इक्वेशन में राइट साइड है डेल्टा एच बाई आर माइनस डेल्टा एच बाई आर T2। इसमें से माइनस करेंगे इक्वेशन 1 की राइट साइड, जिसमें क्या है, डेल्टा एच बाई आर माइनस डेल्टा एच बाई आर T1। ये हो गया। यहां पर क्या कैंसिल होगा भाई, देखो डेल्टा एच बाई आर कैंसिल आउट हो जाएगा डेल्टा एच बाई आर के साथ। क्या बचेगा देखो, माइनस का डेल्टा एच डिवाइडेड बाई आर T2, ये रहेगा नेगेटिव, इसको ले जाते हैं थोड़ा सा दूसरी तरफ। डेल्टा एच डिवाइडेड बाई आर T2 ये माइनस का रहने वाला था। यहां पर देखो डेल्टा एच बाई आर T1 ये माइनस का है, बाहर वाले माइनस के साथ होगा मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा प्लस का, इसलिए मैं इसको इस तरफ लिख देता हूं, डेल्टा एच डिवाइडेड बाई आर T1 ये आ गया इस तरफ। आगे देखो भाई, ये किसके बराबर है, ये बराबर है ln K2 माइनस ln K1 के। log A माइनस log B ये किसके बराबर होता है, log A डिवाइडेड बाई B के। सिमिलरली ln K2 माइनस ln K1 ये किसके बराबर हो जाएगा, ln ऑफ K2 डिवाइडेड बाई K1 के बराबर हो जाएगा। आगे क्या करेंगे भाई, देखो आगे बहुत हमारी इक्वेशन ऑलमोस्ट बन ही गई है। डेल्टा एच बाई आर ये अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा 1/T1 माइनस यहाँ बच जाएगा 1/T2। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है भाई। ln ऑफ K2/K1 इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2.303 log K2/K1। ln किसके बराबर होता है, ln में बेसिकली क्या होता है भाई, log का बेस e होता है और log के अंदर क्या होता है, log का बेस 10 होता है, यही फर्क होता है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है लेकिन आप लोग सिंपली ये समझ लो, ln को सीधा हम लोग लिख सकते हैं 2.303 log के बराबर। तो ये हमारी इक्वेशन बन के तैयार हो गई है भाई, वेंट होफ इक्वेशन। इस तरीके से इस इक्वेशन का डेरिवेशन होता है। नीट के अंदर ये इक्वेशन टोटली यूजलेस है, कोई क्वेश्चन खास मुझे मिला नहीं जो इस इक्वेशन के ऊपर आया हो, लेकिन फिर भी जेई के स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है ये चीज इंपॉर्टेंट हो, सीबीएसई को भी हम लोग ध्यान में रख के पढ़ाते हैं इसलिए उनके लिए तो जरूरी है ही। तो इस तरीके से डेरिवेशन होता है भाई वेंट होफ इक्वेशन का। ठीक है, ये होती है वेंट होफ इक्वेशन। ये हमें बताती क्या है, ये चीज जरूरी है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पढ़ी है वो ये है भाई कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर दो चीजों का क्या इफेक्ट होता है। अगर हम लोग किसी रिएक्टेंट की या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बदल दें, कंसंट्रेशन को चेंज कर दें, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह से चेंज होगा, नहीं होगा। कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये हमने सीख लिया है इस तरफ। और सेकंड हमने क्या सीखा था भाई, किसी रिएक्शन में जहां पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है वहां पर अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज कर दें तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चेंज होगा, बिल्कुल होगा, वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो सकता है। इसलिए हमने क्या किया भाई, टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना चेंज होगा उसकी एक इक्वेशन बना ली, उसी इक्वेशन को बोला जाता है वेंट होफ इक्वेशन। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो थी हम लोग कवर कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई, अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर बढ़ते हैं भाई। हमने एक चीज देख ली है कि टेम्परेचर का आखिर क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। आगे हम लोग देखते हैं भाई मल्टीपल स्टोक्योमेट्री का कॉन्सेप्ट। इसका क्या मतलब है, देखो यहां पर ना मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लाइन लिखी हुई है इसका आखिर मतलब क्या है। देखो भाई, मान लो कोई रिएक्टेंट है ए जो कि इक्विलिब्रियम में है प्रोडक्ट बी के साथ, ये हमारे पास कोई रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो मान लिया हमने है के। अगर हम लोग
इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को n से मल्टीप्लाई कर दें। हमें पता है 1 मोल ऑफ A 1 मोल ऑफ B बना रहा है, 1 मोल A का 1 मोल B बना रहा है। अगर हम लोग इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं n से, तब क्या हो जाएगा, n मोल्स ऑफ A क्या बना रहे होंगे, n मोल्स ऑफ B बना रहे होंगे। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ना, वो K नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा मैथमेटिकली चेंज हो जाएगा। रीजन क्या है, रीजन मैं आपको अभी बताता हूं। देखो, पहली रिएक्शन के अंदर की क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मतलब B डिवाइडेड बाय A है। सेकंड रिएक्शन में क्या होगा भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको हम लोग Kn बोल दे देते हैं, है ना, क्योंकि ये n मोल्स के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो कि अब क्या हो गई है B। B की पावर में हम लोग क्या लिखेंगे, B का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखेंगे, तो यहाँ पर n चला जाएगा इसकी पावर में। सिमिलरली A के मोल्स को भी हमने n से मल्टीप्लाई किया था, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में भी n पावर में चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया भाई, B की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A की कंसंट्रेशन। यहाँ पर पावर थी n, B की भी n, A की भी n, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के डिवाइड के पावर में n लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा नया रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, जैसे ही हमने स्टोइकियोमेट्री को n से मल्टीप्लाई कर दिया, वहां पर kn के भी पावर में n आ गया। पहले क्या था, b बाई a था, अब हो गया है b बाई a की पावर n। तो जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, वो चला जाता है भाई पावर में। तो नया रेट कांस्टेंट क्या होगा, देखो b बाई a, ये क्या था, b बाई a, ये क्या था, ये था पहली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी पावर में चला जाएगा ये n। ये हो जाएगा नया रेट कांस्टेंट। पहले वाले रेट कांस्टेंट की पावर में वो मल्टीपल चला जाएगा जिस मल्टीपल से हमने क्या किया था भाई, रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया था। ये होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट। इफ रिएक्शन विद रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट लिखा हुआ है मैंने फिर से, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता। इफ रिएक्शन विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज मल्टीप्लाइड बाय ए फैक्टर ऑफ n, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम्स k की पावर n। अगर किसी रिएक्शन को जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k है, उस रिएक्शन को अगर हम लोग n के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा वो भी क्या बन जाएगा, k की पावर n बन जाएगा। ये है हमारे पास एक और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस सिंपल सी प्रॉपर्टी के ऊपर भी बहुत सारे नीट में क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो भाई नीट का, कल के लेक्चर में जिसमें हमें सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना आता था, तब हमने थोड़े से लंबे तरीके से यही सेम न्यूमेरिकल किया था। यहाँ पर देखना ये न्यूमेरिकल कितना आसान हो जाएगा। देखो इस न्यूमेरिकल में पूछा क्या गया है, सबसे पहले ये देखो, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर N2 प्लस O2 गिविंग 2NO, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो हमें बताना है कि अगर हम लोग इसी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, N2 के मोल 1 थे, यहाँ पर हाफ हो गए, O2 के मोल 1 थे, यहाँ पर हाफ हो गए, NO के मोल 2 थे, यहाँ पर 1 हो गया। तो एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन को हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या 2 से डिवाइड कर लो या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही आंसर आने वाला है। तो ये हमने किया है। हमें बताना है कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो देखो हमने मल्टीप्लाई किसके साथ किया, वो होता था हमारा n, n यहाँ पर हो जाएगा हाफ, हाफ से मल्टीप्लाई किया है हमने रिएक्शन को, और जो भी ये n होता था, ये नए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या चला जाता था भाई, इसकी पावर में चला जाता था, k की पावर में चला जाएगा हाफ। ये हो जाएगा इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये आंसर हो जाएगा भाई, इतना सिंपल है इस क्वेश्चन को सोल्व करना। रिएक्शन को हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया है, वही हाफ हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में लिख देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल था इस क्वेश्चन को सोल्व करना। आगे हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नहीं है, एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर फिर एक और क्वेश्चन निकलेगा। ये है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इसमें क्या बताया गया है हमें, देखो कोई रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, H2 और I2 ये मिलके बना रहे हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रो आयोडिक एसिड, HI बना रहे हैं।
दूसरी रिएक्शन क्या है, इसी की रिवर्स रिएक्शन है, जिसमें हमने क्या किया है भाई, HI जो है उसको हमने रिएक्टेंट में ले लिया है और H2 और I2 को हम लोग प्रोडक्ट में ले गए हैं। यहाँ पर भी कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। इन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या कोई रिलेशन होगा? क्योंकि रिएक्शन क्या है भाई, दोनों के एक दूसरे के रिवर्स हैं। एक में हमने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में लिख दिया है, दूसरे में हमने प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में लिख दिया है। इस तरीके से दोनों रिएक्शन बनाई है। तो इन दोनों का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, उसमें क्या कोई डिफरेंस होगा? सीधी सी बात है। इसको मैं आपको फिर से ए बी के हिसाब से समझाता हूँ, आप बेहतर समझेंगे। एक रिएक्शन थी ये, इसका रेट कांस्टेंट था के क्या होगा भाई, बी डिवाइडेड बाई ए के बराबर होगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट के बराबर होगा। यही रिएक्शन अगर मैं ऐसे लिख दूं, बी ए, यहां पर मैंने क्या किया, इक्विलिब्रियम को बी की तरफ से अचीव किया, बी को एज ए रिएक्टेंट लिया, फिर इक्विलिब्रियम आया जब वो ए के अंदर कन्वर्ट होने लगा। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम जो होता है ना, वो दोनों तरफ से ही अचीव किया जा सकता है। ए कोई रिएक्टेंट है जो बी प्रोडक्ट बना रहा है और ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो अगर हम लोग बी को एज ए रिएक्टेंट ले लेंगे तो वो भी ए को बनाएगा एज ए प्रोडक्ट। दोनों तरफ से ही इक्विलिब्रियम अचीव किया जा सकता है। लेकिन डिफरेंस कहां पर होगा? डिफरेंस बिल्कुल होगा भाई, यहाँ पर जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा ना इस रिएक्शन के लिए, उसको मान लो हम लोग के डैश बोल देते हैं, वो किसके बराबर होगा? वो ए बाई बी के बराबर होगा, क्योंकि इस बार प्रोडक्ट ए बन गया है। पहले प्रोडक्ट बी था, रिएक्टेंट ए था, इस बार प्रोडक्ट ए है, रिएक्टेंट बी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट के बराबर होता है। और ये चीज अगर आप लोग देखोगे, ए बाई बी ऊपर थी बी बाई ए, बी बाई ए अगर के बराबर था, तो ए बाई बी किसके बराबर हो जाएगा? 1 बाई के बराबर हो जाएगा। तो के डैश जो हमारे पास आया वो 1 बाई के बराबर हो गया। तो यहाँ पर एक चीज हमने सीखी, अगर हम लोग रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, तब वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रेसिप्रोकेट हो जाता है। न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। के था 1 बाई के बन जाएगा, 50 था 1 बाई 50 बन जाएगा। इतना सिंपल है इस क्वेश्चन को सोल्व करना। अगर इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 50 था, तो इसी की अगर एग्जैक्ट रिवर्स रिएक्शन हम लोग ले लेंगे, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, 1 बाई 50 हो जाएगा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 बाई 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा भाई हमारा करेक्ट आंसर। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं भाई हम लोग, नीट का पीवाईक्यू, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पिछले क्वेश्चन, पिछले कॉन्सेप्ट वाला जो एक कॉन्सेप्ट था हमने किया था, अगर n से मल्टीप्लाई कर दें तो n चला जाएगा पावर में, वो वाला कॉन्सेप्ट और रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट दोनों एक साथ यूज होने वाले हैं। ये है नीट का मेंस 2012 का क्वेश्चन। यहाँ पर देखो भाई, गिवन दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए जिसमें क्या हो रहा है, 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना रहे हैं 2 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसके अंदर क्या है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमको दे रखी है 278। दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के ऊपर ये वैल्यू है हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर? सेम टेम्परेचर के ऊपर हमें इस रिएक्शन के लिए बताना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। देखो भाई, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, SO3 जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, SO2 के अंदर और हाफ मोल O2 के अंदर। तो यहाँ पर ये रिएक्शन ना एग्जैक्टली रिवर्स नहीं बोली जा सकती। एग्जैक्टली रिवर्स ये कब होती, जब यहाँ पर भी 2 SO3 होता, 2 SO2 होता और 1 मोल O2 होता, तब इसको हम लोग रिवर्स बोलते। लेकिन इसको रिवर्स नहीं बोला जाता। तो इसके अंदर हम पता है क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा अलग तरीके से ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट का हमें कॉम्बिनेशन करना होगा। देखो, मेन मुद्दा हमारा क्या है, इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन बनाना। वो हम लोग देखो कैसे बनाते हैं। अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k था, तो अगर हम लोग ये रिएक्शन कुछ ऐसी कर दें कि SO3 के 2 मोल आ गए रिएक्टेंट में और 2 मोल SO2 और 1 मोल O2 आ गया प्रोडक्ट में। अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K था, तो इसका कितना हो जाएगा? रिएक्शन रिवर्स कर दी गई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकेट हो जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 बाई के हो जाएगा। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने निकाल लिया 1 बाई के। ये रिएक्शन काफी सिमिलर आपको लग रही होंगी अब, है ना। SO3 रिएक्टेंट में है, SO3 रिएक्टेंट में है,
SO2 और O2 प्रोडक्ट में है, SO2 और O2 प्रोडक्ट में है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। इस इक्वेशन के अंदर हमें क्या करना होगा भाई कि ये वाली इक्वेशन बन जाए। यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना होगा हाफ से, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाफ से, तब जाके ये इक्वेशन इसके अंदर कन्वर्ट होगी। और जब किसी इक्वेशन को n फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही फैक्टर उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चला जाता है। तो यहां पर अगर इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था 1/k, तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/k की पावर हाफ हो जाएगा। तो ये आ गया भाई इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यही हमें निकालना था। ऊपर हमने यूज किया है रेसिप्रोकेट वाला कॉन्सेप्ट, यहां पर हमने यूज किया है रेसिप्रोकल करने वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रेसिप्रोकेट हो जाता है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में हो जाता है, k से कितना हो जाता है 1/k हो जाता है। और यहां पर हमने किया है भाई स्टोकियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट यूज। अगर n से मल्टीप्लाई किया जाता है किसी भी रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री को, तो वही n उसके रेट कांस्टेंट की पावर में चला जाता है। तो n यहाँ पर हाफ था, वो इसके रेट कांस्टेंट की पावर में चला गया। अब यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर दो भाई। k क्या था, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमको दे रखी थी कितनी, 278। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 278, और इसकी पावर हाफ है, मतलब इसका स्क्वायर रूट है। ये आपका निकल के आएगा भाई 0.05998 के आसपास। तो मतलब कि 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -2, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है भाई, इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से हम लोग सोल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है, बस आप लोग ये देख लेना, इस इक्वेशन का हमें दे रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका हमें चाहिए, तो किस तरीके से चेंजेस हमें करने होंगे। कल हमने सेम क्वेश्चन बिना इस कॉन्सेप्ट के सोल्व किया था। सेम क्वेश्चन हमने जब बिना इन शॉर्ट ट्रिक्स के सोल्व किया था, तब उसमें हमारी ऑलमोस्ट 5-10 मिनट लग गई थी। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपको आधा मिनट से ज्यादा लगना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ठीक है, बेसिकली दो कॉन्सेप्ट है मेन मेन पढ़े हैं। अगर किसी रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री को n से मल्टीप्लाई कर दें, तो रे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर क्या चेंज आएगा, वो n इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चला जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या देखा है भाई, अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, k से 1/k हो जाएगा। 1 से डिवाइड कर देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, वो वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे थे, बस यही फर्क था। आगे देखते हैं भाई, आगे एक और चीज करते हैं हम लोग। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दौरान, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब भी किसी रिएक्शन में आ रहा है, वहां पर क्या सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। देखो, मैं ना आपको एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझाता हूं भाई। मान लो हमें एक सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन में क्या होगा, एक होगा हमारे पास सॉल्वेंट, जो कि हम लोग मान लेते हैं भाई कैसा होगा, लिक्विड ही होगा। सॉल्वेंट हमारा तीनों ही केसेस में कैसा है, लिक्विड है भाई। तीनों केसेस में लिक्विड सॉल्वेंट हमारा हो गया। हमने क्या किया भाई, तीन अलग अलग सॉल्यूशन बनाए, जिसमें सॉल्वेंट तो तीनों में ही लिक्विड था, लेकिन पहले केस में हमने इसके अंदर कोई सॉलिड सब्सटेंस डिसॉल्व किया। अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस हम लोग यहाँ पर करते हैं डिसॉल्व, तो क्या होगा, यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं सॉलिड के डिसॉल्व हो जाएंगे, एक होमोजीनियस सा मिक्सचर बन जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि सॉलिड यहाँ पर है भी या नहीं। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा एक्सेस सॉलिड यहाँ पर डिसॉल्व कर देंगे, तो सॉलिड यहाँ कॉर्नर में सेटल भी हो जाएगा, सॉलिड यहाँ पर सेटल भी हो जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस तरीके के सॉल्यूशन में क्या होगा, अंदर की हम लोग कुछ कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, कितना मोल सोल्यूट प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसी को मोलैरिटी बोलते हैं। ये हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन इस रीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, जिसमें सिर्फ सॉलिड प्रेजेंट है, जिसमें सिर्फ सॉलिड प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई सॉल्वेंट ही नहीं है, यहाँ पर कोई सॉल्वेंट ही नहीं है इस एरिया में, इस वॉल्यूम में, इस रीजन में, यहाँ पर सिर्फ सॉलिड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्योंकि सिर्फ सॉलिड प्रेजेंट है, दो चीजें प्रेजेंट ही नहीं है, तो सॉलिड की कंसंट्रेशन कितनी होगी भाई, 1 होगी, यूनिटी होगी। यहाँ पर एक ही चीज प्रेजेंट है। अगर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में थोड़ा बहुत सॉलिड प्रेजेंट होता था,
तो वहां पर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते थे, 0.1 हो जाती है, 0.5 हो जाती है, 0.7 हो जाती है। अगर सिर्फ सॉलिड ही प्रेजेंट हो तो वहां पर कंसंट्रेशन 1 होगी। सिमिलरली मान लो हमारे पास सिर्फ लिक्विड है, सिंपल वाटर हमारे पास है, उसमें और कोई चीज है ही नहीं, तो वाटर में वाटर की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 1 ही होगी। अगर अकेली ही चीज प्रेजेंट है तो उसकी कंसंट्रेशन 1 ही होगी। तो अगर लिक्विड भी प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसकी कंसंट्रेशन भी 1 होगी। तो चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, अगर अकेला प्रेजेंट है, अगर प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है तो वहां पर उनकी कंसंट्रेशन 1 होती है, वहां पर उनकी कंसंट्रेशन 1 हो जाती है। अब यहां पर आप लोग समझो ये कॉन्सेप्ट, इसमें क्या है भाई देखो, concentration of pure solid and pure liquid is considered to be unity or one, so they are ignored in the calculations of equilibrium constant। equilibrium constant की अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है देखो, मान लो कोई रिएक्शन है भाई, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है कुछ इस तरह की, सोडियम सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू सोडियम गैस, वेपर्स है। अच्छा, गैस की जो कंसंट्रेशन होती है वो भले ही प्योर हो, वहां पर उसको कंसीडर हम लोग नहीं कर सकते वन, क्योंकि हमें लगेगा कि यहाँ इन्वायरमेंट में बस सोडियम के वेपर प्रेजेंट है, लेकिन वहां पर और भी गैसेज प्रेजेंट हो सकती हैं, वहां पर उसके प्रेशर का भी एक फैक्टर आता है। तो हमें वहां पर ये नहीं मानना है कि गैस अगर प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसकी कंसंट्रेशन भी वन होगी, ये आप लोग नहीं मानेंगे। सॉलिड और लिक्विड के केस में मान लेंगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा भाई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मतलब कि सोडियम की कंसंट्रेशन इन गैस फॉर्म डिवाइडेड बाय सोडियम की कंसंट्रेशन इन सॉलिड फॉर्म, इसके बराबर हो जाएगा। सोडियम अगर सॉलिड ही है, मतलब एक पत्थर की तरह एक रॉक फॉर्म में प्योर फॉर्म में रखा हुआ है, वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं बना, वहां पर जितना भी वॉल्यूम है, वहां पर जितना भी प्रेजेंट है मैटर, वो सारा सोडियम की है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब किसी वैल्यू को 1 से डिवाइड करो ना करो, क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए इसको भी हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिंपली सोडियम की कंसंट्रेशन इन गैसियस फॉर्म इसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1 के बराबर है। सॉलिड फॉर्म में तो ये कंसंट्रेशन 1 के बराबर है। सिमिलरली लिक्विड फॉर्म में भी होता है। मान लो कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है कुछ इस तरीके से, CH3COOH, यहाँ पर एसिटिक एसिड है जिसको हमने क्या किया है भाई, वाटर के अंदर डिसोल्व किया है। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड मान लो स्टार्टिंग में क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है भाई। लैब के अंदर हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, लिक्विड फॉर्म में ये होता है। हाउएवर ये भी 100% प्योर नहीं होता, ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर भी थोड़ी बहुत हम लोग डिसोल्विंग करके रखते हैं, थोड़ा सा डाइल्यूट इसको रखते हैं, 100% ये नहीं होता। मतलब ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी प्योर नहीं होता, तो इसको हम लोग वन नहीं मानेंगे। हाउएवर जब इसको वाटर में डिसोल्व करेंगे, वाटर हम लोग यहाँ पर लेते हैं डिस्टिल्ड, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई कंटेमिनेशन नहीं होती, कोई और दूसरा सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन को हम लोग 1 ले सकते हैं। अच्छा, इससे होगा क्या भाई, आयंस बनेंगे CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, ये इस तरीके के कुछ आयंस बन जाएंगे। इसका जब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे ना, तो वो किसके बराबर होगा भाई, वो इसके बराबर होगा, CH3COO नेगेटिव H3O पॉजिटिव। इस H3O पॉजिटिव की जगह हो सकता है सिर्फ H प्लस लिख रखा हो, क्योंकि उन्होंने H2O को यहाँ पर इक्वेशन से भी रिमूव कर दिया। तो मेन बात आप लोग समझ जाना कि लिक्विड वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो उन्होंने यूनिटी मान ली है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखी हुई मिलेगी भाई। ये पार्ट आएगा हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। तो वहां पर हो सकता है आपको लगे कि इक्वेशन में तो वाटर भी था, वाटर क्यों यहां से हटा दिया? वाटर इसलिए हटा दिया क्योंकि वाटर डिस्टिल्ड था, प्योर फॉर्म में था। लिक्विड वाटर की कंसंट्रेशन 1 होती है। यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करो या फिर ना करो, क्या कोई वैल्यू पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यही बताता है हमें ये कॉन्सेप्ट भाई। अगर कोई प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट है, वो चाहे सॉलिड प्योर हो चाहे प्योर लिक्विड हो, वहां पर उसकी कंसंट्रेशन 1 मान ली जाती है और इक्वेशंस के अंदर, कैलकुलेशंस के अंदर उनको इग्नोर कर दिया जाता है। ये है हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। आगे बढ़ते हैं भाई, लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। ये क्या है देखो,
मान लो एक ऐसी रिएक्शन है जो कि वन स्टेप में कंप्लीट नहीं हो रही। एक रिएक्शन तो हमने पढ़ी थी कुछ इस तरह की जिसके अंदर ए इक्विलिब्रियम में हो बी के साथ, ए इक्विलिब्रियम में हो बी के साथ। मान लो कुछ ऐसा हुआ कि ए डायरेक्टली बी नहीं बना रहा, ए पहले इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है किसी इंटरमीडिएट के साथ आई, और वो इंटरमीडिएट फिर बाद में बना रहा है हमारा बी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया भाई। पहले ए बना रहा है एक इंटरमीडिएट वन, और फिर उस इंटरमीडिएट से हमारा बाद में बन रहा है प्रोडक्ट बी। अब यहां पर ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? ओवरऑल रिएक्शन यही रहने वाली है भाई, ए इज गिविंग ए प्लस आई इज गिविंग आई प्लस बी। ये हो जाएगी ओवरऑल रिएक्शन। लेफ्ट वालों को लेफ्ट में जोड़ दिया, राइट वालों को राइट में जोड़ दिया, कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो ऐसे बन जाएगी ओवरऑल रिएक्शन। तो अगर हमें बोल दिया जाए कि पहली जो रिएक्शन थी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था K1, दूसरी जो रिएक्शन थी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था K2, और फाइनल जो रिएक्शन बन गई उसका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। क्या इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है? क्या इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वही बताता है हमें ये कॉन्सेप्ट। इसके अंदर क्या है भाई, इफ ए रिएक्शन इज कंप्लीटिंग इन मल्टीपल स्टेप्स देन ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दी स्टेप्स। इंडिविजुअल स्टेप्स का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उनकी मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देंगे तब निकल के आएगा नए वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस कॉन्सेप्ट के पीछे का मैथमेटिकल रीजन भी मैं आपको समझाता हूं। देखो भाई बहुत सिंपल है। K1 किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मतलब कि I डिवाइडेड बाई A के बराबर होने वाला है। K2 किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्या हो गया भाई, प्रोडक्ट है यहाँ पर B और रिएक्टेंट है I। K किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में क्या है? B है और I है। यहाँ पर मान लो कि हमने अभी तक इनको काटा नहीं है। ये होगी ओवरऑल रिएक्शन। यहाँ पर K की वैल्यू क्या हो जाएगी? B और I। डिवाइड किससे करेंगे इनको? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। ओवरऑल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या हैं? एक है हमारे पास I और एक है हमारे पास A। ये बन गया। अब देखो B बाई आई किसके बराबर था? B बाई आई, ये इतना इतना फैक्टर किसके बराबर था? ये हमारे पास K2 के बराबर था। I बाई ए, I बाई ए ये किसके बराबर था? ये K1 के बराबर था। देखो I बाई ए इज इक्वल टू K1, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा K1। तो यही मतलब है भाई, ओवरऑल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पर भी वैलिड रहेगी। यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या हो रहा है देखो, N2 का एक मोल पहले रिएक्ट कर रहा है O2 के एक मोल के साथ, जिससे बन रहे हैं 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1। आगे क्या हुआ भाई अगले स्टेप में? ये जो 2 मोल बने थे हमारे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के, वो एक और मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। 2 मोल इसके बना रहे हैं, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। तो अगर इन दोनों के मिलने से कोई ओवरऑल रिएक्शन बने उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? तो देखो ओवरऑल रिएक्शन यहां पर होगी क्या? N2 गैस प्लस, लेफ्ट वालों को ऐड कर दो, 2 मोल NO हो जाएंगे, प्लस 1 मोल O2 का ऊपर है एक नीचे है, तो टोटल हो जाएंगे 2 मोल्स ऑफ O2। यहां पर क्या होगा? राइट साइड में क्या होगा? 2 मोल हैं NO के और 2 मोल हैं NO2 के। आगे क्या होगा भाई देखो, 2 NO जो इंटरमीडिएट था वो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेफ्ट साइड भी है राइट साइड ही है, काट दो। ये ओवरऑल रिएक्शन बन गई भाई। इसमें क्या हुआ? N2 रिएक्ट कर रहा है 2 मोल O2 के साथ टू गिव 2 मोल ऑफ NO2। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा भाई? इनके प्रोडक्ट के बराबर होने वाला है। K1 मल्टीप्लाइड बाई K2 के बराबर होने वाला है। ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द न्यू रिएक्शन। आप लोग अगर चाहो तो K1 की वैल्यू लिख लो। K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? NO का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 एंड O2। K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? NO2 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2NO, 2NO क्या हो जाएगा? NO का स्क्वायर और O2। उनको जो मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? यही आ जाएगा, NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 एंड O2 का स्क्वायर। सेम ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा इंटरमीडिएट।
ऐसे ही प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा, जैसे मैंने ए बी मान के सिखाया। ए और बी जब हम लोग लिखते हैं ना, तो हमारे लिए कैलकुलेशंस करना आसान हो जाता है। NO2 वगैरह लिखेंगे तो आपको हो सकता है समझने में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन आंसर वही निकल के आने वाला है। K1 की वैल्यू निकालो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, K2 की वैल्यू निकालो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, और फिर K की वैल्यू निकालो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। सेम इनके प्रोडक्ट के बराबर आने वाली है। ऐसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं भाई। ये था मल्टीपल स्टेप के केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके अंदर क्या बताया गया है, अगर कोई इंटरमीडिएट बन रहा है, वो इंटरमीडिएट बाद में फिर प्रोडक्ट बना रहा है, तो ऐसी रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा, इंडिविजुअल स्टेप्स की। ये पहला स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था। इंडिविजुअल स्टेप्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये हमें समझना था इस रिएक्शन के अंदर। आई होप आपको ये 3-4 जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ये समझ में आई होंगी। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग थोड़े से और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, इससे कैसे हम लोग रिएक्शन की फिजिबिलिटी या फिर स्पॉन्टेनिटी का अंदाजा लगाते हैं, ये सब सीखेंगे। होमोजीनियस हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम वो भी पढ़ लेंगे, छोटा सा टॉपिक है कहीं पे भी। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।